Welcome to UXIS, your trusted guide for UPSC preparation 2026। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक बहुत ही बेसिक लेकिन फंडामेंटल पार्ट, जिसमें हम समझेंगे प्रियम्बल और पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 1 टू 4 के बारे में। ये वो टॉपिक्स हैं जिनके बिना आप भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को ना समझ सकते हो, ना इंटरप्रेट कर सकते हो। प्रियम्बल इज लाइक द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 बताता है भारत का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है और उसकी टेरिटरी कैसे डिफाइन होती है। ये दोनों चीजें प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल और मेंस के लिए एनालिटिकल बन जाती हैं। और अगर आप ऑप्शनल या एसे में कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस दोगे तो ये फाउंडेशन बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसीलिए ये हमारे टिप पे होना चाहिए और हमें याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आप मेरे साथ रिपीट करेंगे और इसको याद करेंगे। वाई? बिकॉज हो सकता है कल को जब आप इंटरव्यू में जाएं और आपको इंटरव्यूअर आपसे पूछ दे कि प्रियम्बल सुनाओ। ये बहुत कम चांसेस होता है, लेकिन मान लो बाई चांस अगर आपसे पूछ दिया जाए, तो वहाँ पे अगर आपको प्रियम्बल पूरा याद ही नहीं है, क्या मतलब फिर आपकी तैयारी का? एटलीस्ट एज़ अ एस्पिरेंट आपको ये याद होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है, हर चीज़ आपकी टिप पे होनी चाहिए। इसलिए इसे अच्छे से याद कर लो, ठीक है? ये स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से लेके और खत्म होता है जहाँ पे हम इसे अडॉप्ट कर रहे होते हैं। चलो मेरे साथ रिपीट करो दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic and to secure to all its citizens क्या justice, socio-economic, political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity, integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of the November in 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इस प्रियम्बल को याद करना है, आपकी जबान पे ये हर वक्त होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है धीरे से समझते हैं। सबसे पहले ये जान लो कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कंसेप्ट हमने लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि भारत का संविधान, इसके प्रोविजन बहुत सारी जगह, बहुत सारे विदेश के संविधानों से या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप जो लिए गए थे पहले ब्रिटिश इंडिया में, उससे लिए गए हैं। उसी कड़ी में प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कंसेप्ट हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रियम्बल से लिया है। वहां का प्रियम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन द सेम वे हमारा प्रियम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है? अब इसका मतलब क्या होता है? देखो प्रियम्बल अगर मैं एक वर्ड में कहूं तो ये एक मैनुअल की तरह है। जैसे आप कोई भी मशीन खरीदने जाते हैं, जब आप उसे घर लेकर आते हैं तो उसमें साथ में एक मैनुअल होता है जिसमें उसके बारे में सब कुछ जानकारी दी गई होती है, शॉर्ट में, क्रिस्प में। इसी तरीके से अगर आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो उसके प्रियम्बल को आपको समझना होगा। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सार प्रियम्बल है। ठीक है? इट इज लाइक अ मैनुअल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि हमारा जो प्रियम्बल है ये नॉन एनफोर्सेबल है। ठीक है? नॉन एनफोर्सेबल है, यानी कि आप इसको लेकर के मतलब सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में आप जाके डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि सरकार पे प्रेशर बनाइए और इसे इन्फोर्स कराइए, इसे लागू कराइए। ऑल्दो अलग अलग कानून के द्वारा इसमें दिए गए चीजों को सरकार एनफोर्स करा रही है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर इंडिपेंडेंटली बात की जाए, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉन एनफोर्सेबल इन नेचर। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हमें ये याद रखना है कि प्रियम्बल जो होता है ये हमें बताता है, इट प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव वैल्यूज और इसने लिखा है हु रोट दिस कॉन्स्टिट्यूशन और साथ में फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? और इस तरीके से हम जान सकते हैं कि प्रियम्बल का रोल क्या हो। बात समझ में आई? इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर इफ आर्टिकल्स और प्रियम्बल में इफ आर्टिकल्स और प्रियम्बल में मान लो अगर क्लैश होता है, ठीक है, तो कौन सा प्रिवेल करेगा, या आर्टिकल प्रिवेल करेंगे या प्रियम्बल प्रिवेल करेगा? ये याद रखना, जब कभी भी प्रियम्बल और आर्टिकल्स के बीच में कोई भी क्लैश आएगा तो प्रियम्बल की नहीं बल्कि आर्टिकल्स की सुप्रीमेसी होगी। व्हाई? बिकॉज प्रियम्बल जो है वो नॉन एनफोर्सेबल इन नेचर है। ठीक है? ऑलवेज आर्टिकल विल प्रिवेल ओवर द प्रियम्बल्स, ये याद रखना। ऑलवेज, इन दैट केस ऑलवेज आर्टिकल्स विल प्रिवेल ओवर प्रियम्बल।
ठीक है? याद रखना। चलो, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखते हैं। चलो, अब एक सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रिएम्बल, ठीक है? पर्पस ऑफ प्रिएम्बल में अगर हम समझे, तो ये बताता है हमें दैट व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कहाँ से हमें समझ में आएगा दैट इट स्टार्ट्स विथ वी द पीपल वी द पीपल ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया। और हम भारत की जनता जो है, हम भारत के लोग, जो ये वर्ड यूज़ किया गया है, यही डिफाइन करता है दैट द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ लाइज़ विथ इंडियन पीपल और द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है? दूसरा कहता है इट डिक्लेयर्स द पीपल आर द अल्टीमेट सोवरेन, वही चीज जो मैंने अभी बताई कि अल्टीमेटली सोवरेनिटी लाई करती है पीपल ऑफ इंडिया पे। और इसमें एक इनेक्टिंग क्लॉज है दैट हमने 26 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था। दैट इज इनेक्टिंग क्लॉज, ठीक है? और जुडिशरी को ये हेल्प करता है टू इंटरप्रेट थिंग्स बिटवीन द आर्टिकल्स एंड बिटवीन एनी क्लास जहां पे इसे इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है। और ये कंटेन करता है हमारी आइडियोलॉजी, एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, नेचर, ऑब्जेक्टिव, जो कि मैंने अभी बताया, ठीक है? अब हम समझते हैं धीरे धीरे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। देखो, पहले ये स्टार्ट होता है वी द पीपल से। इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जब ये हमारा प्रियम्बल स्टार्ट होता है, जो कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहां से लेकर के अडॉप्टिंग क्लॉज तक एक एक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। और इसमें ये जो वर्ड है ना, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 4 से 5 शब्द जो हैं, ये वर्ड जो हैं, ये भारत की नेचर को बताते हैं कि भारत कैसा देश है, भारत किस नेचर का देश है। तो भारत एक सोवरेन कंट्री है, भारत सोशलिस्ट कंट्री है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। बात समझ में आई? और इसके बाद जो जस्टिस, यहाँ से ये जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है ना, ये जस्टिस से लेके इक्वालिटी तक, ये सारी चीजें बताती हैं कि भारत की ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी कि भारत अपने लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल लेवल पे। भारत अपने नागरिकों को लिबर्टी प्रोवाइड करता है, चाहे फिर वो लिबर्टी ऑफ थॉट्स हो, एक्सप्रेशन हो, बिलीफ हो, फेथ हो और या फिर वर्शिप। और साथ में भारत अपने नागरिकों को इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि स्टेटस और यानी कि हर प्रकार की इक्वालिटी भारत के लोगों को दी गई है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव और नेचर, ये दो चीजें हमें समझना है कि प्रियम्बल हमें प्रोवाइड कराता है। अब समझते हैं एक एक वर्ड की मीनिंग कि ये क्या बताता है। देखो, ये स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, जिसका मतलब होता है, ये जो पहला वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब होता है कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सोर्स ऑफ पावर। और सोर्स ऑफ पावर क्या है? सोर्स ऑफ पावर हमारा पीपल है, ठीक है? इसके पीछे एक कंसेप्ट दिया गया है, इसको याद रख लेना, द फिनोमिनन ऑफ ऑटो कैथोनी, ठीक है? ऑटो कैथोनी, ये एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है रूल बाय सॉइल या रूल बाय, इसका मतलब होता है रूल बाय सॉइल या रूल बाय इंडिजिनस पीपल, ठीक है? सो इट मीन्स वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly रिजॉल्व, यहां से स्टार्ट जब ये हम प्रेम्बल करते हैं, तो उसमें पहला ही वर्ड ये बताता है कि एवरीथिंग लाइज विद द पावर ऑफ पीपल, ठीक है? दूसरा वर्ड यहाँ पे आता है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? टोटली टोटली इंडिपेंडेंट, ठीक है? टोटली इंडिपेंडेंट, यानी कि हम आजाद देश हैं। हम अगर किसी चीज पे रिलाई करते हैं तो वो हमारा संविधान होगा, ना कि कोई एक्सटर्नल पावर। जैसे कि हम पहले ब्रिटिश के कॉलोनी थे, उस तरीके से अब हम समझ सकते हैं कि जब हम संविधान बनाए, उस समय से हम ना कि ब्रिटिश कॉलोनी है, ना ही कोई और विदेशी पावर के अंदर में आते हैं, बल्कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, जिसका मतलब होता है सॉवरेन कंट्री है, जहां पे एवरीथिंग सुप्रीम पावर अगर कुछ है तो वो हमारी जनता है, वो हमारा संविधान, ठीक है? अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन उठेगा कि जैसे यूनाइटेड नेशन होता है, या आईएमएफ होता है, या वर्ल्ड बैंक होता है, या फिर जैसे कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कभी-कभी हम इनके दबाव में भी आके हमें काम करना पड़ता है। तो इसका मतलब सिंपल सा है, एवरी नेशन इज़ अ सोवरेन कंट्री, ज्यादातर सोवरेन कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। लेकिन हमें ये समझना होगा कि आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जहाँ पे हर चीज़ इतनी कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, वहाँ पे हमें एक्चुअल सोवरेनिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है, अगर लिटरल सेंस में देखें तो। वो कैसे? क्योंकि हमें अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखते हुए बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। और इसलिए हम कभी-कभी यूनाइटेड नेशंस के दबाव में, इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स के दबाव में आकर भी फैसले लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हमारी सोवरेनिटी खतरे में आ गई। व्हाई? बिकॉज़ अल्टीमेटली जो हम निर्णय लेंगे किसी भी चीज़ को लेकर, वो हमारी सोवरेनिटी पे डिपेंड करती है, वो हमारे इंडियन इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, यूजुअली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी इसको यूज़ किया जाता है, और इंडिया की पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूँ, इंडिया इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। और वैसे आज की डेट में बताएँ तो सारे ही कंट्री, जितनी भी कंट्रीज़ हैं दुनिया में, वो सारी मिक्स्ड इकोनॉमीज़ हैं। क्योंकि पहले ये कांसेप्ट आया था कि एक तरफ सोशलिस्ट कंट्री हुआ करती थी, एक तरफ कैपिटलिस्ट कंट्री हुआ करती थी, जैसे अमेरिका। लेकिन आज की दुनिया में, आज के समय में, हर कंट्री एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी का काम कर रही है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिल करके काम करते हैं। बट इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ अ, पहले तो देखो, ये 10%
और 90% का रेशियो हुआ करता था, जहाँ पे हम 10%, अगर कहें इसको, अगर परसेंटेज में कहें तो 10% हम सोशलिस्ट जो प्रिंसिपल होता है, जो कि मार्क्सिज्म से आता है, उसे फॉलो करते हैं, बट 90% इट इज बेस्ड ऑन द गांधीयन फिलोसफी। एक बात हमें ये याद रखनी है कि इंडिया एडॉप्टेड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वेयर प्राइवेट इंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी आर वेलकम, बट रिस्ट्रेन्ड वे, बट इन अ रिस्ट्रेन्ड वे, जहां पे फॉर एग्जांपल रेलवे, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, इस तरीके की जो सेक्टर्स होते हैं, वहां पे गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है। अब अगला वर्ड आता है सेकुलर। देखो, सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम एनी रिलीजन। ठीक है, यानी कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि भारत का कोई अपना रिलीजन नहीं होगा। लेकिन इसमें भी कई टाइप के सेकुलरिज्म होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया के पर्सपेक्टिव में, फ्रांस के पर्सपेक्टिव में, जो कि एक बार पीवाईक्यूज में मेंस में पूछा भी गया था, और पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, इसके पर्सपेक्टिव में हम समझते हैं कि ये तीनों कंट्री किस फिलोसफी को फॉलो करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान इज द रिलीजियस कंट्री। ठीक है, एज इसका नाम ही है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये एक रिलीजियस कंट्री है। फ्रांस की अगर बात करें तो ये एक इररिलीजियस है, इररिलीजियस कंट्री है, यानी कि फ्रांस टोटली नेगेटिव सेकुलरिज्म को फॉलो करता है। बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इज अ नॉन रिलीजियस कंट्री। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, नॉन रिलीजियस कंट्री का मतलब होता है कि एवरी रिलीजन इज इक्वल फॉर स्टेट। ठीक है, यानी कि भारत अगर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए अगर काम करता है, तो वो हर पर्टिकुलर रिलीजन के लिए काम करेगा। हर पर्टिकुलर रिलीजन उसकी नजर में समान है। ठीक है, और इस ये श्योरिटी कहां से मिलती है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 27 से हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डेमोक्रेसी की। देखो, डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है। ठीक है, डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पे जनता एक्सरसाइज करती है उनकी सेपरेट पावर बाय देमसेल्फ। फॉर एग्जांपल, आपने ये वर्ड सुना होगा, प्लेबिसाइड। ठीक है, और रेफरेंडम, और या फिर इनिशिएटिव, या रिकॉल। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो कहां पे यूज किए जाते हैं? जहां पे जनता डायरेक्टली अपना ओपिनियन देती है, और वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है। बट इंडिया हैज अडॉप्टेड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जहां पे जो जनता होती है, जो पीपल होते हैं, वो वोट करते हैं, ओनली वोट करते हैं। कब? फ्री, फेयर एंड टाइमली इलेक्शन में। ठीक है, और वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो कि उनकी जगह फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट, और फिर वो ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल लेते हैं डिसीजन, जिससे पूरी कंट्री, जिससे पूरा देश चलता है। ठीक है, सो इंडिया एडॉप्टेड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वेयर people of India only vote for free, fair, and timely election, and they elected their elected representative who, on the behalf of the people of India, form the government and take the important decision to run the country. Overall, ये सार निकला डेमोक्रेसी का। ठीक है, अब समझते हैं रिपब्लिक। देखो, रिपब्लिक का मतलब होता है एक हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट यानी कि हमारे प्रेसिडेंट, ये इलेक्टेड होने चाहिए। जो कि मैंने कल बताया था आपको, लेक्स रेक्स पॉलिसी को हम अपनाते हैं, जहां पे लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स होता है। ओवरऑल जो रिपब्लिक वर्ड का मतलब यहाँ पे निकलेगा, वो ये होगा कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होते हैं, ना कि मोनार्क से आते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी तरीके की प्रिविलेज क्लास को यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं दी गई है। और पब्लिक ऑफिस, एक और इसका मीनिंग होता है कि नो प्रिविलेज क्लास, नो प्रिविलेज क्लास एंड पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस इज ओपन फॉर ऑल। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक, ये याद रखना। अब आता है जस्टिस। देखो, मैंने अभी भी बताया था कि ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और सोवरेनिटी, सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट, ये सब नेचर बताता है हमारे देश का। लेकिन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारी चीजें, तो ये हमारा बताता है ऑब्जेक्टिव, या फिर क्या हमारे एस्पिरेशन है एज अ कंट्री। ठीक है, तो हमारा एस्पिरेशन है, हमारी जो ऑब्जेक्टिव है, उसमें जस्टिस निकल के आता है। इसको आराम से समझ लेते हैं। देखो, हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो उसमें पहला वर्ड निकल के आता है जस्टिस। ठीक है, जस्टिस, इसका मतलब क्या होता है? देखो, फाइनल एपिटोम ऑफ एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी इज जस्टिस। देखो, किसी भी
सिविलाइज्ड सोसाइटी का जो फाइनल एम होता है, फाइनल एपिटोम होता है, वो होता है कि हमारी जनता को जस्टिस मिले, हर तरीके से न्याय मिले। और इसीलिए एक कांसेप्ट आया है जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब सोशली सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल, तीनों प्रकार से हम अपनी जनता को जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। और ये जस्टिस का ये जो कांसेप्ट है हमने कहां से लिया था? तो हमने ये कांसेप्ट लिया है फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन, जो कि 1917 में हुआ था। वहां से हम कांसेप्ट हमने ये बोरो किया है। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल उठता है कि जस्टिस को हम कहां से, किस प्रोविजन से हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं? उसका आंसर होगा सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट्स प्लस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। जस्टिस मिल रहा है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के थ्रू। ठीक है, बात करते हैं लिबर्टी। लिबर्टी, लिबर्टी क्या होती है? देखो, लिबर्टी इज बेसिकली, अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाऊं तो इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी आर्बिट्ररी पावर्स exercised by government over an individual from government। ठीक है, लिबर्टी का मतलब ये होता है जहां पे हमें फुल आजादी मिली होती है, यानी कि एब्सेंस ऑफ द आर्बिट्ररी पावर्स एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ओवर एन इंडिविजुअल। ठीक, ये याद रखना। और इस कंसेप्ट को हमने कहां से लिया था? तो हमने इसे लिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इसे लिया था हमने। पहले अभी बताया कि जस्टिस को, जो जस्टिस का कंसेप्ट है उसे हमने लिया था रशियन रेवोल्यूशन 1917 से, लेकिन लिबर्टी का कंसेप्ट हमने लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन जाना ही जाता है इसकी लिबर्टी कंसेप्ट की। ठीक है, जिसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री में समझते हो। अब बात करते हैं लिबर्टी ऑफ थॉट्स। इसमें प्रोवाइड क्या क्या कराया गया है? तो लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, जो कि हमने अभी पढ़ा। लेकिन इसका अगला कंसेप्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड। सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ठीक। सेंस ऑफ ब्रदरहुड कहां से हमें प्रोवाइड कराई जाती है? वो मिलती है हमें सिंगल सिटीजनशिप से। आप सब जानते हैं कि भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है, यानी कि अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि एज अ इंडियन हम एक हैं। हमारी जो सेंस ऑफ ब्रदरहुड की जो कंसेप्ट है उसको प्रोवाइड करने के लिए, इस फ्रेटर्निटी वर्ड को प्रोवाइड करने के लिए हमने सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब क्या? इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये होगा कि हम एब्सेंस कर रहे हैं इसको स्पेशल प्रिविलेज, एनी काइंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेज इज एब्सेंट irrespective of the post, position or anything। ठीक है, याद रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि हम दे रहे हैं इक्वल ट्रीटमेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हम सबको समान ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और ये हमें कहां से प्रोवाइड किया जा रहा है? इसका एक सेपरेट आर्टिकल ही है, फंडामेंटल आर्टिकल, फंडामेंटल राइट 14 टू 18, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, और आर्टिकल एक हमारा जो डीपीएसपी में है आर्टिकल 39, उसका उसमें दिया गया है कि मेन और वेमेन, इनके पास इक्वल राइट है टू वर्क इक्वली और टू पे इक्वल। अब इसके नेचर की बात करें तो नेचर अगेन वही सारी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, यानी कि सोवरेन में इंडिया इज कैपेबल ऑफ मैनेजिंग इट्स ओन अफेयर विदाउट एनी एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स, मतलब उसको किसी तरीके से अफेक्ट किए बिना। हालांकि आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ये ऐसा करना 100% पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी ओवरऑल इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इंडिया के इंटरेस्ट में जो चीजें होती हैं उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, सोशलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो सोशलिस्ट वही है, मैंने जो बताया कि इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पे पब्लिक, प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों सेक्टर को इंक्लूड किया गया है। ठीक, सेकुलरिज्म का मतलब वही होता है कि इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा, इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल रिलीजन। ठीक, ये इंडिया का सेकुलरिज्म है, ये इंडिया का पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, जिसका मतलब जो नेचर बताता है हमारे भारत का। और फिर डेमोक्रेटिक की बात करें तो डेमोक्रेटिक अगेन मैंने जो बताया कि इट इज रिप्रेजेंटेड डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है किसी, कलेक्टिव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके प्रति टू लेजिस्लेचर और टू लोकसभा। क्यों? क्योंकि लोकसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डायरेक्ट इलेक्ट होकर के आता है।
और अल्टीमेटली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? वो जनता के लिए हैं और इसीलिए लेजिस्लेटिव या पर्टिकुलरली लोकसभा की बात यहाँ पे की गई है। और रिपब्लिक जो इसका नेचर है, उसमें तो हमने अभी समझा है कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होना चाहिए, फिक्स्ड टर्म के लिए होना चाहिए, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अल्टीमेटली सोवरेनिटी या सुप्रीमेसी किसकी होगी? तो वो होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है? अब एक बात हमें यहाँ पे ये याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर से लिख लेना, बल्कि कहीं पे नोट्स में अपने लिख लेना या याद कर लेना, ठीक है? पहला आता है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस समय जो इंटरिम गवर्नमेंट थी या इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था। देखो, इंटरिम गवर्नमेंट तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही थी, लेकिन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? तो वो हमारा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है? ये याद रहेगा। जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था भारत का, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, और जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है? ये याद रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये याद रखनी है कि आर्टिकल 395 में ये लिखा है कि फ्रॉम 26 ऑफ जनवरी 1950, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एनफोर्स कर रहे हैं, वहीं पे हम रिपील भी कर रहे हैं। रिपील कर रहे हैं क्या? दो एक्ट को रिपील कर रहे हैं। पहला, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947, और साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ये दोनों एक्ट को हम रिपील कर रहे हैं। और ये कहां पे मेंशन है? तो ये आर्टिकल नंबर 395 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है? अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स जैसे लाइट हाउस, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और सोल और हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, या फिर की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सारे वर्ड्स किसके लिए कहे जाते हैं? तो ये याद रखना है, प्रियम्बल। प्रियम्बल के लिए कहा जाता है, प्रियम्बल इज द लाइट हाउस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज द आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज द सोल और द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इट इज ऑल्सो टू रीड द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके लिए एक की तरह काम करता है क्या हमारा? और वो क्या है? वो है प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात करते हैं प्रीवियसली यूपीएससी ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं प्रियम्बल से। वैसे तो और भी क्वेश्चन है, लेकिन अभी मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ, जैसे आप समझ सकते हैं। रिसेंटली 2020 एग्जाम जब हुआ था, उसमें ये पूछा गया था, एक सेकंड मैंने कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, जब 2020 प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज व्हाट? आपके सामने चार ऑप्शंस थे, इसमें पहला कहता है इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल सैंक्टिटी। इट डज नॉट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज अ लीगल इफेक्ट आइदर, मतलब इसका एक लीगल इफेक्ट है। तीसरा कहता है इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। और चौथा कहता है इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन देखो, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था कि इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा प्रेम्बल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन इसकी खुद की इंडिपेंडेंटली कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इट इज नॉन जस्टिसेबल, इट इज नॉन एनफोर्सेबल, जो कि मैंने पहले ही लाइन में बताया था। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, ठीक है? एक और क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, देखो मैंने बताया ऑब्जेक्टिव और नेचर, कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है प्रेम्बल में और कौन कौन सा नेचर बताया गया है भारत के लिए। तो इसीलिए आपको इंडिपेंडेंटली आपको पता होना चाहिए कि इसमें नेचर क्या है और इसमें ऑब्जेक्टिव और एस्पिरेशन ऑफ इंडिया क्या है। इसमें पूछा है कि क्या नहीं है, तो जैसे लिबर्टी ऑफ थॉट्स के बारे में बात की गई है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन बिलीफ दोनों के बारे में बात की गई है, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में बात नहीं की गई है। इसलिए इसका आंसर होगा इकोनॉमिक लिबर्टी इज नॉट एज embodied एज ऑब्जेक्टिव ऑफ द preamble ऑफ इंडिया, ठीक है ना? नाउ अगला पूछता है, 2017 का ही क्वेश्चन है कि माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसका भी आंसर हो जाएगा प्रियम्बल, जो कि मैंने अभी बताया कि जो प्रियम्बल है उसे लाइट हाउस, आईडी कार्ड, सोल, हार्ट या फिर की टू रीड द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो इसीलिए वहीं से ये कंसेप्ट उठाया गया है, ये वहीं से क्वेश्चन आया है कि प्रियम्बल को माना जाता है टू रीड द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो आप देखिए कैसे बहुत ही इजीली यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम करता है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की, यानी कि पार्ट एक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 का जिक्र किया गया है। और इसे अब हम स्टार्ट करेंगे एक तरीके से, जो अभी हम चीजें पढ़ रहे थे वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट था, लेकिन अब हम डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से हम कॉन्स्टिट्यूशन में बेयर एक्ट में जो एज इट इज लिखा गया है वहां से समझेंगे, ना कि किसी भी प्रकार से अदर बुक की। जैसे हमने लक्ष्मीकांत पढ़ना स्टार्ट किया था, जो कि आप सब एज एस्पिरेंट पढ़ते ही हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत क्या है? एक गाइड की तरह है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इजी वे में समझाता है, लेकिन आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली पढ़ते हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन रीड करने अगर आने लगता है, तो उससे ये फायदा होगा कि कल को अगर यूपीएससी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन फ्रेम करता है, वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, रीड करते बनने लगेगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1 से, यानी कि इसमें पार्ट 1 में बात की गई है यूनियन और इट्स टेरिटरी के बारे में।
देखो एक-एक वर्ड को पढ़ना, समझना, मैं यहाँ पे एक-एक वर्ड को बताऊँगा, समझाऊँगा, इसलिए ध्यान से इसको समझो, पढ़ो और फिर इसकी मीनिंग को समझ करके अगर कहीं पे अगर आपको नहीं समझ आती चीज़ें या नहीं याद रहने वाली चीज़ें लगती हैं, तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है? आर्टिकल 1 स्टार्ट होता है जिसमें लिखा गया है नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन और इस आर्टिकल देखो जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हो, तो उसमें जो ये पॉइंट्स दिए होते हैं ना, जैसे इसमें पॉइंट 1 दिया है, ये आर्टिकल कहलाता है। इसके अंतर्गत हम अगर कोई पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो उसको कहेंगे क्लॉज़, ठीक है? और ये क्लॉज़ के अंतर्गत मान लो और भी कोई पॉइंट आता है जैसे 1 फिर ए हो गया, है ना? तो इसको हम कहेंगे सब क्लॉज़, ठीक है? ये कहला गया आर्टिकल, ये कहलाया आर्ट्स क्लॉज़ और ये कहलाता है ठीक है? बात आई समझ में? पढ़ते हैं इसे क्या लिखा है इसे। पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विथ आर्टिकल 1 जिसमें आर्टिकल 1 में इसकी हेडिंग है नेम एंड द टेरिटरी ऑफ यूनियन और आर्टिकल 1 के अंतर्गत जो क्लॉजेस दिए गए हैं उसमें क्या चीज लिखी है ये वो समझो। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ये याद रखना, भारत और इंडिया दोनों वर्ड को यूज किया गया है। तो जब कभी आपने टीवी डिबेट्स में या कि रीसेंट डेवलपमेंट्स जो करंट अफेयर्स में चलती हैं उसमें सुना होगा अभी हाल ही में कि भारत का नाम चेंज करने की, इंडिया का नाम चेंज करके भारत या हिंदुस्तान रखने की कई लोगों ने डिमांड रखी थी। तो वो वहां पे आपको ये समझना होगा कि हमारे आर्टिकल 1 में ही दिया गया है कि भारत का जो ऑफिशियल नेम है वो दोनों है, इंडिया भी है और भारत भी है। क्योंकि ये स्टार्ट ही होता है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत भी है वो होगा सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। सेम इसी प्रकार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है फेडरेशन ऑफ स्टेट। अभी इसका क्या मतलब होता है मैं अभी नेक्स्ट लाइन में बताऊंगा, लेकिन आपको पहले ये समझना है कि भारत ने वर्ड यूज किया है यूनियन ऑफ स्टेट एंड नॉट द फेडरेशन ऑफ स्टेट, ठीक है? सेकंड क्लॉज कहता है द स्टेट एंड द टेरिटरी देयर ऑफ शेल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। याद रखना, स्टेट और जो टेरिटरीज हैं भारत की वो किसमें स्पेसिफाई की गई है? हमारे फर्स्ट शेड्यूल में। जैसे कि मैंने बताया था कि भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, ठीक है ना? 12 शेड्यूल हैं जिसमें जो पहला शेड्यूल है उसमें हमारे भारत के स्टेट्स और भारत की जो टेरिटरीज हैं, फॉर एग्जांपल यूनियन टेरिटरीज, उनकी लिस्ट दी गई है, ठीक है? जो हमारा तीसरा क्लॉज कहता है, ये कहता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंप्राइज विद, ये देखो ये याद, ये स्टार्ट होता है सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, टेरिटरीज ऑफ स्टेट और द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। और जो तीसरा सब क्लॉज कहता है, ये कहता है सच अदर टेरिटरीज एज मे बी रिक्वायर्ड। अब इसका मीनिंग समझो। देखो, पहला आर्टिकल, पहला क्लॉज कहता है कि इंडिया जो कि भारत है, यानी कि इंडिया का नाम भारत भी होगा, वो एक यूनियन ऑफ स्टेट होगा, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। दूसरा कहता है इट इज स्टेट, जो स्टेट और टेरिटरी है वो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन की जाएगी। और जो तीसरा कहता है कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो दो चीजों से मिलकर बनेगी या फिर तीन चीजों से, पहला जो कि स्टेट होगा, दूसरा यूनियन टेरिटरीज और तीसरा एनी अदर टेरिटरीज जो कि एक्वायर की जाएगी इन फ्यूचर, ठीक है? इसको डिटेल में समझते हैं। यूएसए में जब यूएस की फ्रीडम की लड़ाई चल रही थी उस समय वहां की 13 कॉलोनीज ने साथ में मिलकर फेडरेशन फेडरेशन बनाया, फेडरेशन ऑफ स्टेट बनाया, जिससे इसका नाम पड़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि नॉर्थ अमेरिका का एक ऐसा एरिया जहां पे कई सारे राज्य आपस में मिलकर के एक संगठन बनाते हैं, एक यूनाइटेड फ्रंट बनाते हैं और एज अ कंट्री खुद को रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसीलिए इसका नाम पड़ता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पे 13 कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन वाज came together to create the federation of state which was called as the United States of America। हमें ये याद रखना है कि फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है। व्हाई एज अ इंडिया वी यूज्ड द यूनियन ऑफ स्टेट, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस के लिए आपको पूछा जा सकता है कि व्हाई इंडिया यूज्ड यूनियन ऑफ स्टेट, ये वर्ड क्यों यूज किया भारत ने इंस्टीड ऑफ फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ स्टेट, ठीक है? देखो इसका आंसर ये होगा कि फेडरेशन ऑफ स्टेट इंप्लाइज दैट द फेडरेशन हैज केम इनटू द एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ द एज अ रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि एग्रीमेंट ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स ने अपने आपस में एग्रीमेंट बनाया कि हम साथ में मिलकर एक स्टेट को, यूनाइटेड स्टेट को क्रिएट करते हैं, जो कि इसका मतलब ये है कि स्टेट कम्स फर्स्ट, जो कि इनकी स्टेट की जो कीमत है वो ज्यादा होगी एज अ होल कंट्री से। यू व्हाई? बिकॉज स्टेट पहली एंटिटी है जिन्होंने आपस में आकर के इसका निर्माण किया है, और इसीलिए आपने ये वर्ड सुना होगा कि भारत, अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट में डबल सिटीजनशिप काम करती है। यानी कि अगर आप एज अ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन हैं, साथ में आप वहां की जो स्टेट्स हैं उसके भी अलग से सिटीजनशिप लेनी होती है, वहां के भी सिटीजन होंगे, ठीक है ना? इसीलिए क्योंकि वहां का जो स्टेट है उसकी एक अलग इंडिपेंडेंसी है, ये याद रखना होगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। व्हाई? बिकॉज वी अडॉप्टेड द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट क्यों अपनाया? बिकॉज इसका मतलब ये होता है दैट स्टेट
जो भारत में जो राज्य हैं, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये जैसे जो भी स्टेट्स हैं ना, यूनियन टेरिटरीज़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो जो भी स्टेट्स हैं, ये दे कैन नॉट सीसीड फ्रॉम द यूनियन। ये ऐसा कल को नहीं है। जैसे कि आपने सुना होगा कि तमिलनाडु कभी-कभी बोलता है कि हमें एक अलग इंडिपेंडेंट छूट चाहिए या इंडिपेंडेंट मतलब हमें एक पावर्स चाहिए। तो एक तरीके से वो कभी-कभी सीसीड होने की डिमांड करने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये है नहीं कि वो अपने से भारत एज़ अ राज्य से भारत एज़ अ स्टेट से वो अलग हो जाए। नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज़ ये डोमेन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट। सो स्टेट डज़ नॉट हैव एनी राइट टू सीसीड फ्रॉम द यूनियन। दैट मीन्स फर्स्ट यूनियन कम एंड देन स्टेट आता है। यानी कि एक ये यूनियन हो गया, यूनियन के अंतर्गत बहुत सारे राज्य आ गए। ठीक है? तो यूनियन एज़ अ होल उसको इधर-उधर कर सकता है, लेकिन राज्य जो हैं, वो अपने से ना अलग हो सकते हैं, ना ही और कुछ कर सकते हैं। ठीक है? ये बात याद रहेगी? बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2 की। आर्टिकल नंबर 2 कहता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। देखो ध्यान से समझना। इसमें कहा जा रहा है पार्लियामेंट इसमें कहा जा रहा है पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश द न्यू स्टेट और सच टर्म्स द कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। मतलब कि पार्लियामेंट अपने कानून के द्वारा admit कर सकता है यूनियन में या फिर एस्टैब्लिश कर सकता है एज अ न्यू स्टेट जैसा कि वो सोचेगा। कौन सोचेगा? पार्लियामेंट कोई भी ऐसा रूल बनाती है, टर्म्स एंड कंडीशन रखती है एज इट थिंक्स फिट और फिर वो उसके अकॉर्डिंग किसी भी राज्य को एस्टैब्लिश कर सकती है, किसी भी राज्य को अपनी यूनियन में एडमिशन कर सकती है, उसको एडमिट कर सकती है। ठीक है? ये याद रहेगा। सिक्किम जो आज हमारे देश का एक राज्य है, वो 1975 में भारत का पार्ट बनता है, ये याद रखना होगा आपको। ये शुरू से हमारे भारत का राज्य नहीं था। नाइन 1950 से 1975 तक जो सिक्किम था, वो उसका प्रोटेक्टोरेट कौन था? वो इंडिया था। प्रोटेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि हम एज़ अ इंडिया उसके डिफेंस, उसके एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमर्स, ये 3 सेक्टर को कौन सँभालता था? इंडिया सँभालता था। लेकिन अदर चीज़ों में उसको खुद की इंडिपेंडेंट मिली हुई थी, तो वहाँ पे राजशाही चला करती थी और वहाँ पे कौन-सा डायनेस्टी कौन-सी डायनेस्टी थी? तो वो थी चोग्याल डायनेस्टी। ठीक है? ये याद रखना। चोग्याल डायनेस्टी 1975 तक रूल किया करती थी सिक्किम में और वहाँ पे राजा हुआ करते थे और इंडिया जो था, वो सिक्किम का प्रोटेक्टोरेट कंट्री था, प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, जो कि सिक्किम की डिफेंस, सिक्किम का एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमर्स को डील करता था। ठीक है? लेकिन 1975 में आपस में चोग्याल डायनेस्टी के विरुद्ध वहाँ पे विद्रोह खड़ा होता है और सारी जनता वहाँ की डिमांड करती है कि हम एज़ अ इंडियन स्टेट शामिल होना चाहते हैं, हम भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं। और फिर उस मूवमेंट से ये इस सिक्किम को एक आज़ाद कराने का या फिर सिक्किम को भारत का पार्ट बनाने के लिए एक मुहिम चलती है और अंततः 1975 या 1974 में हम कह सकते हैं, भारत सरकार लेकर आती है 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 74 जो कि ऐड करता है ये आर्टिकल आर्टिकल 2 क्लॉज़ ए, ठीक है ना? कैपिटल ए और इसमें भारत सरकार ने सिक्किम को एसोसिएट किया था, यानी कि एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया था। स्टेट एसोसिएट स्टेट का दर्जा देकर के अलग से ये आर्टिकल जोड़ दिया था आर्टिकल 2 कैपिटल ए। और बाद में 1975 में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से भारत सरकार ने इसे फिर से रिपील कर दिया। ये जो लिखा है ना ओमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 इसका मतलब ये है कि 74 में हमने 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया। उसमें हमने सिक्किम को एज़ अ एसोसिएट स्टेट का दर्जा देकर के ऐड किया। कहाँ किया? भारत की यूनियन में एडमिशन दिया। और 1975 में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने वापस से जो ये कैपिटल ए है आर्टिकल 2 कैपिटल ए इसको रिपील कर दिया मतलब कि आज की डेट में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन यहाँ समझने के लिए ये मेंशन किया गया है। ठीक है? और इससे हमने जब डिलीट किया तब हमने आर्टिकल 2 का यूज़ करके हमने सिक्किम को ऑफिशियली अपना एज़ अ स्टेट वो एडमिट कर लिया। ठीक है? बात समझ में आई? ये याद रहेगा? अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 3 की। आर्टिकल नंबर 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स एंड द अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है? ये याद रहेगा। नाउ इसका मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट ने लॉ के द्वारा मे बाय लॉ एक-एक वर्ड का मतलब समझना। क्या कर सकती है? फॉर्म कर सकती है न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी और द पार्ट ऑफ एनी स्टेट। मतलब भारत सरकार किसी भी राज्य को छोटा कर सकती है उसकी बाउंड्री को, किसी भी 2 राज्य को आपस में मिलाकर उसकी बाउंड्री को बड़ा कर सकती है और किसी भी यूनियन टेरिटरी को आपस में मतलब जोड़ सकती है, कुछ भी कर सकती है। और ये किसका डोमेन होगा? यूनियन गवर्नमेंट का यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। और साथ में वो इंक्रीज़ कर सकती है, वही जो मैंने अभी बताया इंक्रीज़ कर सकती है एरिया, डिमिनिश कर सकती है एरिया, अल्टर कर सकती है बाउंड्री और एक और इम्पोर्टेंट बात, किसी भी राज्य का जो नाम होगा ना, वो कौन चेंज कर सकता है? भारत सरकार, ना कि राज्य सरकार। इसीलिए आपने रिसेंटली ये करंट अफेयर में सुना होगा कि बीच-बीच में ये मुद्दा उठता रहता है कि पश्चिम बंगाल चाहता है कि उसका नाम बदल दिया जाए। क्यों? क्योंकि जब कभी भी जैसे नीति आयोग की मीटिंग वगैरह होती है, तो उसमें वेस्ट बंगाल जो है, वो उसके नाम के क्योंकि डब्ल्यू पहले आता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको पीछे स्थान दिया जाता है। तो ऐसा एक अभी रिसेंटली ये चला था कि वेस्ट बंगाल का नाम चेंज करके बांग्ला या बंगाल रख दिया जाए। तो वो भी एज़ अ राज्य
वो एज़ अ स्टेट नहीं कर सकता। ये किसका डोमेन आएगा? ये भारत सरकार का आएगा। तो यदि कल को अगर भारत सरकार ये चाहती है, यूनियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम पश्चिम बंगाल का नाम बदल करके बंगाल रख देते हैं, तो ही ये चीज़ हो सकती है। अदरवाइज़ स्टेट की डिमांड से ये कुछ नहीं होगा, ठीक है? याद रखना कोई भी कभी भी अगर इस तरह की चीज़ें बोलता है, तो वहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये सिर्फ़ एक पॉलिटिकल स्टंट है, ना कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन को फ़ॉलो किया जा रहा है। ये सिर्फ़ अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए लोग कहते हैं, क्योंकि ये डोमेन ही सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है। बात करते हैं प्रोविज़ो की। देखो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी वर्ड आप जब पढ़ते हो ना, जैसे आर्टिकल 1, 2, 3 हमने अभी यहाँ पे पढ़ा। इसमें अगर जहाँ कहीं भी आप ये वर्ड देख लो, जहाँ पर लिखा होता है प्रोवाइडेड। देखो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना सिखा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पढ़ा जाता है। जहाँ कहीं भी आप प्रोवाइडेड वर्ड देख लेते हैं, वहाँ पे आपको ये समझना होगा कि इसका मतलब होता है प्रोविज़ो। प्रोविज़ो का मतलब होता है कंडीशन। जहाँ कहीं भी प्रोवाइडेड दैट वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब होता है कंडीशन। कि जैसे अभी आर्टिकल 3 हमने पढ़ा कि भारत की बाउंड्रीज़, भारत के राज्य की बाउंड्रीज़, इसका नाम, इसकी एरिया को इंक्रीज़ करना, डिमिनिश करना, ये कौन कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन प्रोवाइडेड दैट, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है और वो क्या है? उसके लिए अभी हमें ये स्टेटमेंट पढ़ना होगा। देखो यहाँ पे ये कहता है प्रोवाइडेड दैट नो बिल, कोई भी बिल फॉर दिस पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा कोई भी हो सकती है, एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन, बिना रिकमेंडेशन के ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना आप ऐसा नहीं कर सकते। वेयर द प्रपोजल कंटेन्ड, और साथ में एंड अनलेस वेयर द प्रपोजल कंटेन्ड इन द बिल अफेक्ट्स द एरिया, बाउंड्रीज और द नेम ऑफ एनी स्टेट, bill has been referred by the president to the legislature of that state for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference, or within such further period as the president may allow, for the period so specified or allowed has expired। इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी कोई भी राज्य की या तो सीमा बढ़ाई जाएगी, घटाई जाएगी, या फिर किसी राज्य से दूसरे राज्य का निर्माण होगा, फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण किया गया 2014 में, उस केस में भारत सरकार ने क्या किया? बेस्ट एग्जांपल अभी रिसेंटली हुआ था, तो मैं आपको यहां से समझाता हूँ कि जब भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि ये अब एक अलग राज्य होगा, तो उसके लिए जो प्रोसेस अपनाई गई थी, वहां पे सबसे पहले भारत सरकार ने, यानी कि हमारे प्रेसिडेंट ने, उस राज्य को यानी कि आंध्र प्रदेश को ये पेपर भेज करके एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में ये पूछा, उनकी ओपिनियन ली गई कि क्या आपके राज्य से हम एक नए राज्य को बना रहे हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं, आपका ओपिनियन क्या है? और उसमें एक कंडीशन ये है कि राज्य के पास कोई पावर नहीं है, या तो वो यस बोलेगा या तो वो नो बोलेगा, जो कि एक स्पेसिफाइड पीरियड टाइम दिया है ना, सच पीरियड। यहाँ पे राज्य सरकार से सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के थ्रू ये पूछा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, आपका ओपिनियन क्या है? फिर चाहे राज्य सरकार उसमें यस कहे या नो कहे, अल्टीमेटली क्या होगा? वो होगा जो प्रेसिडेंट यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी। तो अगर राज्य सरकार कहती है कि नहीं नहीं आप तेलंगाना मत बनाइए, तो भी ऐसा नहीं किया जाएगा, तो भी माना जाएगा कि उसकी सहमति है। क्यों? क्योंकि ये डोमेन ही सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें लिखा गया है कि इन दिस आर्टिकल इन क्लॉज ए टू ई, मतलब कि ये जो आर्टिकल है जहाँ पे ए टू ई सब क्लॉज की बात की गई है, इसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी कवर होते हैं, बट जो ये प्रोविजो है, ये स्टेट जो शब्द है डज नॉट इंक्लूड द यूनियन टेरिटरी। मतलब कि जब कभी भारत सरकार को यूनियन टेरिटरी के लिए एक, जैसे मान लो भारत को इंडियन गवर्नमेंट को यूनियन टेरिटरी बनानी है, तब ये वाला प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा कि प्रेसिडेंट यूनियन टेरिटरी को भेजेंगे एक नोटिस और उनसे उसकी ओपिनियन पूछेंगे, ये सब नहीं फॉलो होगा। बाकी सारी प्रोसीजर सेम होगी, लेकिन ये वाला प्रोविजन यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के लिए अप्लाई नहीं होता है। उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया गया है। अब आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है वो समझते हैं। इट सेज दैट लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 provides for the amendment for the first and fourth schedule and the supplemental and incidental and consequential। इसका मतलब ये होता है कि जो आर्टिकल 4 है, उसमें जो ये बताया गया है कि जो हमारा आर्टिकल 2 है और जो आर्टिकल 3 है, ये दोनों, इसमें जब हम अमेंडमेंट करते हैं, मतलब इसके थ्रू या तो किसी राज्य का निर्माण करेंगे या किसी राज्य को एडमिट करेंगे, तो उसमें जो फर्स्ट शेड्यूल है और जो ये जो दूसरा आर्टिकल क्लॉज दिया है ना कि नो सच लॉज ऑफ शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस आर्टिकल 368, वो नहीं काउंट होगा। यानी कि आप सिंपल समझो, जो आर्टिकल 4 है इसमें फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल, इसके बारे में बताया गया है। जो क्लॉज 1 ये और क्लॉज 2 है, इसमें दिया हुआ है। मतलब कि जब कभी हम आर्टिकल 2 या जब कभी आर्टिकल 3 के तहत किसी भी राज्य के साथ इधर-उधर करते हैं या उसकी बाउंड्री बढ़ाते हैं या फिर नए राज्य का निर्माण करते हैं, उस समय संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। क्लॉज 2 कहता है नो सच लॉज एफर्ट्स शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। यानी कि आर्टिकल जो 4 है उसमें कहा गया है कि जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है और जो हमारा फोर्थ शेड्यूल है, फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा की सीट्स के बारे में मेंशन किया गया है। फर्स्ट शेड्यूल में मैंने अभी आपको बताया कि हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज यूटी का लिस्ट दी गई है, इसके बारे में बताया गया है। तो जब भी हम 2 और 3 का यूज करते हैं, उसमें जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है और जो फोर्थ शेड्यूल है, ये अमेंड होता है, लेकिन इसमें 368 का यूज नहीं किया जाता है, यानी कि संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये इसमें बताया गया होगा, ठीक है? ये है हमारा फर्स्ट शेड्यूल, जहाँ पे आप देख सकते हैं सारी राज्य और जो हमारा यूनियन टेरिटरी है उसके बारे में जिक्र किया गया है, जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, है ना? और फिर दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, है ना? पुडुचेरी, चंडीगढ़, देन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। इस तरीके से जो ये लिस्ट दी गई है, इसमें इनका नाम मेंशन किया गया है, इनकी टेरिटरी के बारे में, कब कौन से एक्ट से ये आया है, ये मेंशन किया गया है। ये समझ में आया। अब बात ठीक है? अब इसके आगे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। रीऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट।
और उसके आगे क्या हुआ, ये सारा चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।